नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज हम आपको आतंक के उस मॉड्यूल से बाखबर करेंगे जिसको पहचानना मुश्किल है, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते थे, जिसने दिल्ली को दहला दिया है। आपको बता दूं, ये वो चेहरा है, ये वो मॉड्यूल है जो आपके और हमारे बीच में रहता है और इसीलिए आतंकी संगठनों ने इसको अपना हथियार बनाया है। इसका नाम है व्हाइट कॉलर टेरर। जी हाँ, दिल्ली बम ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। आखिर क्या है ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, इसके बारे में जानकारी कैसे हाथ लगी और कैसे आप और हम एकदम अनजान रह जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे ही बीच वो शख्सियत है, वो व्यक्ति है जिसने नकाब पहना हुआ है व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का। क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के लाल किले के पास सब कुछ सामान्य था। पर्यटक घूम रहे थे, स्थानीय लोग खरीदारी कर रहे थे। तभी एक I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले चीख पुकार मच गई। आसपास की गाड़ियां आग का गोला बन गई। धमाके के वक्त आसपास जो भी था उसके चीथड़े उड़ गए। दिल्ली में हुए इस धमाके की जांच के दौरान पहली बार एक नया शब्द सामने आया, व्हाइट कॉलर आतंकी। अभी तक आपने व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन सुना होगा, व्हाइट कॉलर अफसर सुना होगा, व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन सुना होगा, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पता लगाया है, जो देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में ऐसे आतंकी शामिल हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रतिष्ठित पेशे में होते हैं। ये बंदूक से ज्यादा दिमाग चलाते हैं। यानी अब आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। अब ये सिर्फ बंदूक चलाने वालों का नहीं रहा, बल्कि लैब में बैठने वालों का भी हो गया, क्योंकि ऐसे प्रतिष्ठित पेशे में रहने वाले लोगों पर किसी को शक नहीं होता। ऐसे लोग आसानी से आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं, जिससे आतंक के आकाओं का काम आसान हो जाता है। देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। आपकी क्या भी बैकग्राउंड हो, पढ़ाई लिखाई कैसी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या PhD हो, आपका धार्मिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है इस देश को तोड़ने के लिए, वो आपने देखा। दिल्ली में ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों ने भी ऐसे ही व्हाइट कॉलर आतंकियों का पता लगाया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली की जिस कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर नाम का शख्स चला रहा था। डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में चिकित्सक था। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के और भी डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम शामिल है। इस मामले में यूपी के सहारनपुर से भी डॉक्टर आदिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये सभी डॉक्टर दिल्ली के धमाके से पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। इन व्हाइट कॉलर आतंकियों का संबंध जैश और अंसार गजवतुल हिंद से मिला है। देखिए, ये जो टेरर प्लॉट है, अब ये जो बड़े एजुकेटेड आदमी हैं, ये डॉक्टर जो हैं, उनके से दिख रहा है कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं। ये अक्टूबर 27 को जो है कश्मीर के अंदर हिजबुल जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगे थे, और जब
जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे खंगाला, सीसीटीवी देखा, उसके अंदर से एक डॉक्टर अदील अहमद जो है, जो एक रेजिडेंट डॉक्टर होता था वहाँ पे जीएमसी में अक्टूबर 2024 तक, उसको अरेस्ट किया उन्होंने और उसके लॉकर से AK-47 मिला। और उसकी इंटेरोगेशन के बाद ये एक डॉक्टर मुजम्मिल हैं जो वहाँ फरीदाबाद में एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे थे, उसके घर पे छापे मारे और उसको अरेस्ट किया गया और उसके घर से एक इतना बड़ा जजीरा मिला है। अंसार गजवतुल हिंद अल-कायदा का एक शैडो आतंकी संगठन है। पाकिस्तान ने इसे जानबूझकर कश्मीर में स्थानीय स्तर पर खड़ा किया है ताकि इसके हमलों में पाकिस्तान का नाम सामने ना आए। इस आतंकी संगठन में व्हाइट कॉलर पेशे वाले लोगों की भर्ती की गई। 2017 में जाकिर मूसा ने गजवतुल हिंद का गठन किया था। आतंकी बनने से पहले वो इंजीनियरिंग का छात्र था। मई 2019 में सुरक्षा बलों ने आतंकी जाकिर मूसा को मार गिराया। जाकिर मूसा के बाद हमीद ललहारी ने AGH की कमान संभाली, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे भी 22 अक्टूबर 2019 को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने ऐलान किया था कि AGH पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन जुलाई 2021 में यूपी के गाजीपुर से AGH के 2 आतंकी अरेस्ट किए गए। जून 2022 में सुरक्षा बलों ने AGH के कमांडर अब्दुल्ला अब्बास गाजी बट उर्फ अब्दुल्ला गाजी को कुलगाम में मार गिराया। सितंबर 2022 में श्रीनगर के पास AGH के 2 आतंकी और मारे गए। इसके बाद संगठन का कोई भी आतंकी सक्रिय नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आदिल और मुजम्मिल की गिरफ्तारी ने बता दिया है कि ये जिहादी संगठन अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि व्हाइट कॉलर आतंकियों के सहारे फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और ये दर्शा रहा है कि जो पाकिस्तान की ISI है वो इसको जो है टेरर जो है हिंदुस्तान के अंदर वो फैलाने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में गुजरात ATS ने 3 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें एक और डॉक्टर था जो चाइना से MBBS करके आया है और उसने रिसिन बना रहा था, जो एक बड़ा ही पावरफुल जो पॉइजन है और उसका टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और वो मास किलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता था। दिल्ली धमाके में 2 आतंकी संगठनों का नाम सामने आया है। पहला है जैश-ए-मोहम्मद और दूसरा है अंसार गजवतुल हिंद। यानी अब आतंकी संगठन अलग अलग नहीं बल्कि साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि AGH के व्हाइट कॉलर आतंकी गैंग में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। इन्होंने खुद से धमाके की साजिश रची या फिर किसी के इशारे पर काम कर रहे थे। मुजम्मिल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से यहीं पर बैठकर इसी यूनिवर्सिटी से वो पूरे तरीके से ये प्लानिंग कर रहा था टेरर अटैक करने की या फिर जो विस्फोटक है उसे जुटाने की, वो पूरे तरीके से अब ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग पत्थर उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, लेकिन अब साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी जिस तरीके से आतंकी घटनाएं की साजिश करने के लिए, जिस तरीके से विस्फोटक जुटाने के लिए ये जो है इकट्ठा किया जा रहा था, पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उससे जाहिर तौर पर हम यही कह सकते हैं कि मंशा इनकी साफ है कि हमें करना कुछ भी है लेकिन अपने टारगेट को पूरा रखना है। दिल्ली में धमाके की जांच फरीदाबाद, सहारनपुर और जम्मू कश्मीर के कुछ जगहों से जुड़ रही है। इस धमाके में अभी तक जितने भी किरदार सामने आए हैं वो सभी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और प्रतिष्ठित पेशे में थे, जबकि पहले तो आतंकी गरीब नौजवानों को पैसे का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करते थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसे व्हाइट कॉलर लोगों को आतंकी संगठनों ने कैसे फांसा? क्या पढ़े लिखे लोग भी कट्टरपंथी विचारधारा के पैरोकार बनते जा रहे हैं? और समाज में रह रहे ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए? व्हाइट कॉलर आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और इसीलिए व्हाइट कॉलर आतंकी में जितने लोग होते हैं ऐसे लोगों को ना ही सुरक्षा कर्मी समझ पाते हैं, सुरक्षा एजेंसियां समझ पाती हैं और ना ही समाज के लोग समझ पाते हैं। और इसीलिए
ये जो व्हाइट कॉलर आतंकी होते हैं, ये बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में सफल भी हो पाते हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद और यूपी के सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी ने समाज में व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पर नई बहस छेड़ दी है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित पेशे में शामिल लोग आतंकी कैसे बन सकते हैं, वो भी डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं। आखिर कैसे वो लोगों की जान के दुश्मन बन सकते हैं। आम जनों के इसी भरोसे का आतंकी संगठनों ने फायदा उठाया और दिल्ली एनसीआर में व्हाइट कॉलर आतंकियों की फौज खड़ी कर दी। ये वो डॉक्टर हैं जो बाकायदा रिकमेंडेटरी लेटर पर पाकिस्तान या चीन में गए, वहां से एमबीबीएस की डिग्री ली और फिर कश्मीर छोड़ के ये फरीदाबाद के अस्पताल में आके इन्होंने काम करना शुरू किया। तो लोग ये समझते रहे कि ये तो डॉक्टर हैं, ये आदमी की जान बचाने पे काम करेंगे, लेकिन निकले वो आदमी की जान लेने वाले डॉक्टर। लिहाजा ऐसे लोगों को ही सफेद कॉलर या व्हाइट कॉलर आतंकी कहा जाता है। इससे पहले भी भारत में कई आतंकी हमलों में कई पढ़े लिखे लोगों को, जिन्हें हम व्हाइट कॉलर आतंकी कह सकते हैं, पकड़ा गया है। आतंकी संगठनों को पता है कि व्हाइट कॉलर पेशे के लोगों पर किसी को शक नहीं होगा। ऐसे लोग सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन ट्रेसेबल उपकरणों की इन्हें अच्छी खासी जानकारी होती है, जिससे इन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल है। डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल पिछले 3 सालों से संपर्क में थे, लेकिन एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़े, और जब चढ़े तब तक उनका प्लान आखिरी चरण में था, यानी एजेंसियों को इन्हें पकड़ने में 3 साल लग गए, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पेशे में शामिल लोग आतंकी भी हो सकते हैं। लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। इसके पीछे वो 3 ऐसे किरदार हैं जो कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल, रोहतक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला डॉक्टर, और उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में काम करने वाला एक डॉक्टर। डॉक्टर मुजम्मिल के जब 2 ठिकानों पर रेड किया गया तो 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया। दूसरा डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ, डॉक्टर आदिल, जिसने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के स्लोगन श्रीनगर में चस्पा किए। और तीसरी जो कि जैश ए मोहम्मद की महिला कमांडर भारत में बन रही थी, एक बड़ा पैरेलल रैकेट खड़ा कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई और रहने वाली वो लखनऊ की है, डॉक्टर शाहिदा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने पेशे का ही फायदा उठाकर 3 जगहों पर किराए का कमरा लिया और इन कमरों में 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक इकट्ठा कर लिया। मुजम्मिल के कमरे पर विस्फोटकों का जखीरा आता रहा और ना तो सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी और ना ही आसपास के लोगों को शक हुआ। यहाँ तक कि मुजम्मिल अपनी लग्जरी कार में AK-47 जैसी खतरनाक राइफल लेकर घूमता था, लेकिन कभी किसी ने उसकी कार चेक नहीं की। यह सब कुछ इसलिए संभव हो सका क्योंकि मुजम्मिल पेशे से एक डॉक्टर था। समाज में उसकी इज्जत थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल जैसे व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स ने विस्फोटकों का जखीरा जुटाने के लिए किसी आतंकी संगठन से डायरेक्ट फंडिंग तक नहीं ली। इन दोनों ने फंड जुटाने के लिए अपने नेटवर्क और पेशे का फायदा उठाया। दोनों ने सोशल वर्क और एजुकेशनल नेटवर्क के माध्यम से फंड इकट्ठा किया। इसके लिए इन्होंने इनक्रिप्टेड चैनलों का इस्तेमाल किया। इनक्रिप्टेड माध्यमों से विस्फोटकों की मूवमेंट प्लान की, जिससे एजेंसियों की नजर से बचे रहे। इनक्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से दोनों डॉक्टर्स ने अपनी विचारधारा भी फैलाई, जिससे कुछ और प्रोफेशनल्स और छात्रों को अपने आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बना सके। एजेंसियां अब इनके फोन से एक एक कड़ी की तलाश में जुटी हैं। जैश और अंसार गजवतुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों ने जिस सोच और उद्देश्य के साथ व्हाइट कॉलर आतंकियों की भर्ती की, इन आतंकियों ने ठीक वैसे ही सुरक्षा एजेंसियों और समाज को चकमा देकर अपना काम पूरा किया। हालांकि सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने आखिरी चरण में आतंकियों का प्लान फेल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में ब्लास्ट नहीं रोक पाए। व्हाइट कॉलर आतंकियों की एक कड़ी ने
दिल्ली समेत पूरे देश को दहला दिया। अब सवाल यह है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों ने आदिल, मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी कर व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है, या ये तीनों व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क की सिर्फ एक कड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का एक्शन तेज हो गया है। एफएसएल की टीम आज धमाके वाली जगह पर पहुंची है, जहां पर सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया है। कल फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए वो सबूत भेजे जाएंगे। आपको बता दूं, सबूत के तौर पर कार के जो पार्ट्स हैं वो उनको इकट्ठा किया गया है, टायर और चेसिस के सैंपल लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां लगातार एकदम अलर्ट हैं। और जहां धमाका हुआ वहां हमारे संवाददाता साहिल इस वक्त मौजूद है। साहिल, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में है और वो एक्शन और तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबूत इकट्ठा किए गए हैं, टायर के पार्ट्स, चेसिस, और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी? हाँ जी बिल्कुल, आज दिल्ली पुलिस समेत देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो जगह जगह पर रेड कर रही हैं और सोर्स ये बता रही है कि अब तक कई लोगों को पुलिस जो है हिरासत में ले चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि फॉरेंसिक टीम आज एक बार फिर से मौके पे पहुंची थी। मौके से जो सैंपल है वो कलेक्ट किए गए हैं और सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि कल के दिन जो है फॉरेंसिक जाँच के लिए उन सैंपल्स को भेजा जा सकता है, और जिसके बाद ये साफ पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके का विस्फोटक सामग्री इस पूरे ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई है, कितनी तीव्र गति का धमाका था जिससे आसपास की जो गाड़ी थी वो भी पूरी तरह इस धमाके की चपेट में आ जाती है। क्योंकि कल के समय भी फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंची थी। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसके जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को जो है फॉरेंसिक ने अपने एक तरह से एविडेंस के तौर पर उसको सीज किया था, और ये माना जा रहा है कि कल के दिन इन तमाम सैंपल्स को, एविडेंस को जो है जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो साफ हो पाएगी, जिससे कौन से धमाके में सामग्री या आरडीएक्स जो भी बात सामने आ रही है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो देश की जांच एजेंसी हैं वो लगातार रेड्स कर रही हैं। दिल्ली पुलिस आज फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची थी। घंटों तक जो है सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए। इसके अलावा कई जगहों पर रेड्स की जा रही है और दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को इस मामले में पुलिस हिरासत में भी ले चुकी है, जिनके पास इसके संबंधित जो भी जानकारी पुलिस को मिल रही है वो जानकारी जो है वो पुलिस जुटाने में लगी हुई है। क्योंकि नया सीसीटीवी आज दोपहर के समय सामने आया था, जिसमें बदरपुर टोल से जो आतंकी थे वो गाड़ी से क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि माना जा रहा है कि उमर जो था वो गाड़ी को चला रहा था। तो पूरा जो रूट मैप है वो पुलिस जो एक तरह से ट्रैक कर रही है, जिसके चलते ये पता चल सके और सीक्वेंस पता चलने की कोशिश की जा सके। साहिल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ साहिल। लेकिन मैं दर्शकों को एक और जानकारी दे दूं, दर्शकों को ये बता दूं कि जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात ने भारत में व्हाइट कॉलर महिला आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी है। आखिर जैश का प्लान क्या है, क्यों महिला आतंकियों की भर्ती की जा रही है, इसके पीछे क्या बड़ा मकसद है और आगे क्या हो सकता है, कैसे महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्या उन्हें लालच दिया जा रहा है और कैसे महिलाओं को टारगेट किया जाता है कि कैसे उन्हें व्हाइट कॉलर महिला आतंकी ग्रुप में, संगठन में शामिल करना है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका अपनी आतंकी फैक्ट्री में सिर्फ व्हाइट कॉलर पुरुषों की ही भर्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्हाइट कॉलर पेशे में शामिल महिलाओं को भी आतंकी बना रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिदा की भी गिरफ्तारी की है, जो यूपी के लखनऊ की रहने वाली है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में चिकित्सक के तौर पर तैनात थी। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल जिस कार में AK-47 लेकर घूमता था, वो कार भी डॉक्टर शाहीन के नाम से रजिस्टर्ड थी। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर में पूछताछ के बाद डॉक्टर शाहीन शाहिदा की गिरफ्तारी की है। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिदा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन सिर्फ मुजम्मिल से जुड़ी नहीं थी, बल्कि वो सीधे जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की भारतीय कमांडर है। ये वही आतंकी संगठन है जिसे आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती है। डॉक्टर शाहीन का काम भारत में व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस और छात्रों की भर्ती करना था। डॉक्टर शाहीन का फोकस विशेष तौर पर व्हाइट कॉलर महिलाओं पर था,
जिससे भारत के भीतर महिला आतंकियों की फौज खड़ी की जा सके। अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में कौन कौन था और उसने किसी की भर्ती की थी क्या। अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में कौन कौन था और उसने किसी की भर्ती की थी। लखनऊ शाहीन के आवास पर एटीएस की टीम और जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शाहीन के घर की, जहां देखिए जो एटीएस की टीम है वो भी पहुंची है, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी साथ में मौजूद है और पिता से पूछताछ के लिए जो टीम्स हैं वो पहुंची हैं। पुलिस को भी यहाँ पर लगा दिया गया, लोकल पुलिस को भी। देखिए एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है पिता से पूछताछ के लिए। सुबह जिस तरह से डॉक्टर परवेज के घर पर रेड की थी, जो कि शाहीन के भाई हैं, उनके यहाँ भी रेड की गई थी, उसके बाद ये पूछताछ के लिए जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है शाहीन के पिता से पूछताछ के लिए। व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क का कनेक्शन यूपी से जुड़ने पर एटीएस भी एक्टिव हो गई है। यूपी एटीएस की टीम ने लखनऊ स्थित डॉक्टर शाहीन शाहिदा के घर पर छापेमारी की। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन की साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। डॉक्टर शाहिदा की गिरफ्तारी से उसके परिवार वाले भी सन्न हैं। परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जिस बेटी को वो डॉक्टर बनाकर समाज की सेवा कराना चाहते थे, आखिर वो बेटी आतंकी कैसे बन गई। ये है डॉक्टर, मेरी बेटी। डॉक्टर शाहीन है आपकी? हाँ, मेरी बेटी है। क्या करती हैं? क्या करती हैं? ये डॉक्टर शाहीन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज हरियाणा में या दिल्ली में है इस वक्त एट प्रेजेंट। कब से आपके पास, कब से नहीं आई आप? अल्फला यूनिवर्सिटी। ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल नहीं। लखनऊ में आप कानपुर में भी लखनऊ एक आदमी सवाल कर, लखनऊ और कानपुर में हैं? लखनऊ और कानपुर में रह चुकी हैं पहले? नहीं, लखनऊ में कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी हैं। कुछ नहीं पता। गिरफ्तार हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये बताइए हमको नॉलेज नहीं। आखिरी बात हमारी मेरा करीब 1.25 साल हो गई। किससे क्या रिलेशन है, किससे दोस्ती है, ये हमें कुछ नहीं पता। व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर शाहीन जिस देश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की भारतीय कमांडर है, उस संगठन को भारत में ही तबाही मचाने के लिए तैयार किया गया है। आतंकी मसूद की बहन सादिया ने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए इस संगठन को खड़ा किया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जैश के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था। इस दौरान सादिया के पति यूसुफ अजहर समेत कई लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद सादिया ने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए महिला आतंकियों की भर्ती की है। डॉक्टर शाहीन मसूद की बहन सादिया की इसी साजिश को लीड कर रही है। जमातुल मोमिनात की भारतीय कमांडर डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि जैश की महिला विंग ने भारत में कदम रख दिया है। जमातुल मोमिनात ने भारत में न सिर्फ भर्ती की है, बल्कि व्हाइट कॉलर महिला को भारत का कमांडर बना दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सुरक्षा एजेंसियां जमातुल मोमिनात को भारत में घुसने से रोकने में नाकाम रही। आखिर डॉक्टर शाहीन ने भारत में महिला आतंकियों की कितनी भर्ती की है, क्या सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी है। जांच एजेंसियां आखिर कैसे भारत में और इस बीच मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर है, डॉक्टर उमर के परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया है। कश्मीर से दिल्ली आया है वो डीएनए सैंपल। आपको बता दूं डॉक्टर उमर की मां और 2 भाइयों का ये सैंपल लिया गया है। डीएनए सैंपल अब मैच किया जाएगा और उसके बाद किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। डॉक्टर उमर के परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया है और सैंपल के लिए कश्मीर से दिल्ली वो लाया गया है और उसके बाद अब आगे जांच होगी, आगे एक रिपोर्ट तैयार होगी। परिवार में मां और दोनों भाइयों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं जिसको मैच करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ी जानकारी। और यहाँ से आगे जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसमें बारीकी से निष्कर्ष निकलेगा क्या वो मैच कर रहा है, क्योंकि लगातार कई तरह के संदेह व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन हर एक एंगल से, हर एक पहलू से कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो है लंबे समय से प्रैक्टिस में थे, लंबे समय से वो प्रैक्टिस में था, बल्कि मैं ये कहूँगी। और ये आत्मघाती हमला किया गया है। 3 घंटे तक वो गाड़ी में था। आखिर क्या वजह थी? और जगह जगह उसने रूट बदले थे। और उसके बाद जब ये ब्लास्ट होता है तो डॉक्टर उमर के शरीर के भी ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक और जानकारी दर्शकों, व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल आखिर ये क्या है? हम भारत में आज इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में ये बहुत पुराना है। और ये भी समझना होगा कि व्हाइट कॉलर आतंकी पहला कौन सा था, कैसे फिर ये भारत में एंट्री हुई, कैसे लगातार अभी चर्चा का विषय बन गया है, कितना खतरनाक है व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल। इसकी पूरी एकदम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन ये है और पहला व्हाइट कॉलर आतंकी कौन था। व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क से सिर्फ भारत ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल दुनिया भर के लिए खतरा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुनिया भर में व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स की भर्ती कर बड़े बड़े आतंकी हमले कराए। पहली बार में तो ये हमले हर जगह सफल रहे, क्योंकि कहीं भी पहली नजर में व्हाइट कॉलर पेशे से जुड़े आतंकियों पर किसी ने भी शक नहीं किया। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का सबसे बड़ा नेटवर्क अलकायदा रहा है, क्योंकि अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन खुद एक व्हाइट कॉलर पेशे से जुड़ा था। आतंकी बनने से पहले लादेन इंजीनियरिंग का छात्र था। इसके बाद उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए अलकायदा संगठन खड़ा किया। लादेन ने जब अमेरिका में 9/11 अटैक को अंजाम दिया तो इससे पूरी दुनिया हिल गई। इसके बाद अलकायदा ने अलग अलग डॉक्टर, इंजीनियर सहित अलग अलग प्रोफेशनल्स से जुड़े कई व्हाइट कॉलर आतंकियों की भर्ती की। इन आतंकियों ने अमेरिका जैसे देश को लंबे समय तक चोट पहुंचाई। हालांकि अमेरिका ने लादेन को तो मार दिया, लेकिन अलकायदा को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। 2005 में लंदन के सीरियल ब्लास्ट में भी व्हाइट कॉलर आतंकियों का हाथ मिला। आतंक के आकाओं ने लंदन के ही इंजीनियरिंग के छात्रों को ट्रेनिंग देकर लंदन में सीरियल ब्लास्ट कराए। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली भी व्हाइट कॉलर आतंकी था, जिसकी वजह से उसने मुंबई के हमलों वाली जगह की आसानी से रेकी की और भारतीय एजेंसियों को शक भी नहीं हुआ। व्हाइट कॉलर आतंकियों की लिस्ट यही नहीं खत्म होती, बल्कि जम्मू कश्मीर में मारा गया बुरहान बानी और जाकिर मूसा भी इंजीनियरिंग के ही छात्र थे। इसके अलावा इजराइल में हमास के अटैक का मास्टरमाइंड डॉक्टर दायफ भी प्रतिष्ठित पेशे से जुड़ा हुआ था, जिसके इशारे पर इजराइल में कत्लेआम मचा। जैश ए मोहम्मद ने कम पढ़े लिखे आतंकियों को बार बार सुरक्षा एजेंसियों की जाल में फंसते देखा, जिसकी वजह से उसने अपनी रणनीति बदल दी। जैश का सरगना मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया अजहर दोनों ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार वालों को खोकर बौखलाए हुए हैं। इसलिए उन्होंने भारत से बदला लेने के लिए कम पढ़े लिखे आतंकी यानी लंगड़े घोड़े की जगह व्हाइट कॉलर आतंकियों पर दांव लगाया है, जिससे इनके पकड़े जाने का खतरा कम। जैश सरगना मसूद और उसकी बहन सादिया हर हाल में भारत को लहूलुहान कर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी जैश की इस साजिश का अंदेशा है। व्हाइट कॉलर आतंकी भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसे लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खुफिया एजेंसियां लगातार भारत में जैश और अंसार गजवात उल हिंद की साजिश और व्हाइट कॉलर नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी। ऐसे में अब देखना यह है कि आतंकी संगठन खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए कौन सा नया पैंतरा आजमाते हैं। देखना यह भी है कि सुरक्षा एजेंसियां व्हाइट कॉलर पेशे से जुड़े लोगों को रेडिकलाइज होने से बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाती हैं। दिल्ली धमाके केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये आर्थिक
मदद दी जाएगी उन 12 लोगों के परिवारों को जिनकी मौत हो गई है, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा 12 है, गंभीर रूप से जो घायल है वो आंकड़ा 4 है। आपको बता दूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब से कुछ देर पहले ये ऐलान किया है कि 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद उस परिवार को दी जाएगी जिसने अपने एक सदस्य को खो दिया है इस बम ब्लास्ट में। और आपको बता दूं, ऐसे 12 लोग हैं जिनकी मौत हुई है। साहिल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आपसे 2 बड़ी खबरों पर मैं अपडेट लेना चाहूंगी। पहला ये कि डीएनए सैंपल लिया गया है, कश्मीर से अब दिल्ली आ चुका है। डॉक्टर उमर का डीएनए सैंपल मैच करवाया जाएगा उस जो बॉडी के परखच्चे उड़े थे उनसे। मां और 2 भाइयों का सैंपल का मिलान होगा। दूसरी खबर ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है, आर्थिक मदद दी जाएगी। दोनों पर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, पहली जो जानकारी है वो उमर पे जिस तरीके से जो डीएनए लिया गया था वो डीएनए मैच करने के लिए जो है दिल्ली लाया गया है, क्योंकि गाड़ी के अंदर 3 लोग मौजूद थे। ऐसी जानकारी निकल के सामने है जिसमें ड्राइविंग सीट पे जो था उमर मौजूद था। उमर का जो सैंपल है वो घटनास्थल से लिया गया है और कश्मीर में जो उसके रिश्तेदार या उसके परिवार के लोग रहते हैं उनका सैंपल लिया गया है। तो इससे ये बात कहीं ना कहीं जाहिर है कि डीएनए सैंपल जो है वो मैच होगा, तो जाहिर सी बात होगी कि पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत जो इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस और फोरेंसिक टीम का ये कहना है कि जब इसको जांच के लिए भेजा जाएगा तो उसके बाद जो है सभी तस्वीरें साफ हो पाएंगी, क्योंकि उसके अंदर 2 लोग और मौजूद थे। वो 2 लोग कौन थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, कहाँ के रहने वाले थे, उस तमाम जानकारी के लिए भी पुलिस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रही है, जिससे उन दोनों लोगों का भी जो बैकग्राउंड है वो खंगाला जाए। अब दूसरी जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि जिन लोगों की इस धमाके में मौत हुई है उनको 10-10 लाख का मुआवजा देने की बात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे धमाका हुआ है काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे। कई सारे जो लोग थे वो इस धमाके की चपेट में आ जाते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंजर्ड भी हैं। 12 लोग जो हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है। ठीक है साहिल, आप रुकिए, यहाँ पर एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर आ रही है, शाहीन को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग की सदस्य थी शाहीन, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहीन को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहीन जमात-उल मोमिनात की भारत की प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रही थी। अंसार गजवत उल हिंद से भी जुड़ी है शाहीन। ये बड़ी जानकारी मैं दर्शकों को दे रही हूँ। अंसार गजवत उल हिंद से भी जुड़ी है शाहीन। शाहीन जमात उल मोमिनात की भारत प्रमुख है। शाहीन को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग की सदस्य है। ये बड़ा खुलासा हुआ है और महिला विंग में और बाकी लोगों को भरने का लगातार खुलासा भी हुआ है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी दर्शकों में आपको बता रही है, और ये बड़ी खबर लखनऊ और कानपुर में एटीएस की कार्रवाई। लखनऊ और कानपुर में एटीएस की कार्रवाई। कानपुर मेडिकल कॉलेज से दस्तावेज दिए गए हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में रह चुकी है शाहीन। शाहीन के पिता का लखनऊ से फोन जब्त किया है। शाहीन के पिता का लखनऊ से फोन जब्त किया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज से दस्तावेज लिए हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में रह चुकी है शाहीन। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों में आप तक पहुंचा रही हूं। लेकिन जाते जाते एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि दिल्ली में जो बम धमाका हुआ इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।